दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक खोज में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुप्त शासकों के बारे में। गुप्त वंश कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और आखिर कौन थे, किस तरीके से इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया और इसकी वंशावली क्या थी। तो दोस्तों गुप्त वंश जो है वो 300 ईस्वी के जैसे ही 300 ईस्वी प्रारंभ होती है उस समय में इस वंश का उद्गम हुआ। गुप्त यानी गुप्ता, जिसे हम गुप्त बोलते हैं इतिहास में, उसको इंग्लिश में GUPTA यानी गुप्ता, इसका उच्चारण गुप्ता होता है। जो गुप्ता, तो इसमें बिल्कुल कोई भी संदेह नहीं है। गुप्त का जो वंश था वो जो आज के हमारे गुप्ता और अग्रवाल हैं, यही वंश था। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं जो साक्ष्य मिले हुए हैं। इसका उद्गम हमारा यूपी, जो आज का वर्तमान में यूपी और बिहार है, वहाँ से इनका उद्गम होता है। और इनका जो ज़्यादातर आधिपत्य था वो यूपी में रहा, यानी उत्तर प्रदेश में। तो आज भी आप देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर गुप्तों का बड़ा साम्राज्य है और बड़ा वर्चस्व आपको देखने को मिलेगा। बिहार में भी बिहार भी इनके अधिकार क्षेत्र में रहा। प्रारंभिक जब इनको 280 ईस्वी के आसपास जब इनका उद्गम होता है तो यूपी में इन्होंने अपना पूरा वर्चस्व स्थापित किया। कौशाम्बी से इन्होंने अपना राज्य कंट्रोल किया था। तो यहाँ से ये अपने शासन का प्रयागराज, जो इलाहाबाद को बोला जाता है, वहीं पर कौशाम्बी थी। तो उस टाइम इसका नाम कौशाम्बी हुआ करता था। यहाँ से ये वंश का उद्गम होता है और फिर ये अपना राज्य का विस्तार बड़े दूर तक करते जाते हैं। बिहार और यूपी से इनका उद्गम शुरू होता है, जो हमारे आज के वर्तमान में बिहार और यूपी जिनको बोला जाता है। तो दोस्तों इनके जो प्रारंभिक राजा थे श्रीगुप्त, जिसने श्रीगुप्ता जो थे, तो इन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी, इस वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से ये वंश प्रारंभ होता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच राजा बने। फिर उसके बाद इस वंश का सबसे बहुत शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम जो गद्दी पर बैठता है। फिर उसने अपने राज्य का विस्तार किया दूर दूर तक और अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए दूर तक। इस तरीके से राज्य का विस्तार हुआ चंद्रगुप्त के समय में। फिर इसके बाद इसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है। समुद्रगुप्त एक बहुत शक्तिशाली राजा था और समुद्रगुप्त ने बहुत सारे विजयाभियान अपने चलाए दूर तक। और फिर समुद्रगुप्त भी बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ। उसको समुद्रगुप्ता को नेपोलियन भी बोला जाता है। भारत का नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्ता को जाना जाता है। फिर उसके बाद बहुत प्रभावशाली राजा पैदा हुए। कुमारगुप्त आए, स्कंदगुप्त आए। तो इस तरीके से पूरी वंशावली गुप्त वंश की चलती है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के राजा लोग अपनी गद्दी पर बैठे, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और विभिन्न प्रकार के शिलालेख इनके मिलते हैं, ऐतिहासिक रचनाएं मिलती हैं, कलाकृतियाँ इस वंश की देखने को मिलती हैं। तो करीबन दोस्तों इन राजाओं ने काफ़ी एक लंबे समय से 400 से 500 साल तक पूरा वंश ने शासन किया। तो ये दोस्तों एक बहुत प्रभावशाली वंश था, जिसने पूरे भारत को अपने सूत्र में बांधने की कोशिश की। और जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था समुद्रगुप्त, जिसने पूरे भारत में अपना विजय अभियान फैलाया हुआ था। उसने दक्षिण के सारे राज्यों को जीत लिया था और दूर तक इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। तो एक प्रभावशाली वंश रहा ये गुप्त साम्राज्य। फिर इसके बाद विघटन हो गया और कोई ऐसा शक्तिशाली वंश या गद्दी पर नहीं बैठ पाया। फिर छोटे मोटे वंश आए और एक छत्र शासन फिर किसी का नहीं हुआ। फिर वो आपस में वर्चस्व की लड़ाइयाँ लड़ते रहे। तो इससे पहले हम देखें कि मौर्य वंश जो था वो भी गुप्तों से ही निकला हुआ वंश था।
उसने एक छत्र शासन किया। फिर उसके बाद देखें फिर जो गुप्त वंश आया, इस एक दूसरा जो वंश था इसने एक छत्र शासन, कम से कम 400-500 साल तक इस एक वंश का आधिपत्य रहा। तो इस तरीके से दोस्तों गुप्त वंश प्रारंभ होता है और इस तरीके से वो शासन करता है। लेकिन अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, हमारे इतिहास में बहुत सारी छेड़छाड़ की गई है। अलग अलग विद्वानों के मत के आधार पर कोई गुप्तों को शूद्रों से जोड़ देता है, कोई ब्राह्मणों से जोड़ देता है, कोई क्षत्रियों से जोड़ देता है। यही सेम मत आपको मौर्य वंश में देखने को मिलेगा। कोई उसे क्षत्रियों से जोड़ देगा, कोई ब्राह्मणों से, कोई शूद्रों से। इसको भटकाने की कोशिश की गई है अपने जातियों का वर्चस्व दिखाने के लिए। लेकिन हकीकत ये है जो मौर्य वंश था वो भी वैश्यों से ही निकला था, वो भी गुप्ता ही थे, और जो गुप्त वंश गुप्ता हैं ये तो गुप्ता ही वंश थे। तो दोस्तों इस गुप्ताओं का हमेशा से वर्चस्व रहा, बट इतिहास के कुछ लोग जो सर्वों पर बैठ गए और इतिहास के साथ उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिससे उनकी जाति का सर्व वर्चस्व बना रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है गुप्ता वंश के बारे में, किस तरीके से वो आया, किस तरीके से उन्होंने अपने राज्य विस्तार किया, किस तरीके से वो लोग गद्दी पर बैठे, और कैसे कुछ इतिहास के लोगों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तो दोस्तों देखते रहें आप हमारे चैनल भारत एक खोज को, जिसमें हम आपके लिए लेके आएंगे एक नई जानकारी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और दोस्तों इसके साथ ही आप हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिसमें हम आपके लिए लेते आते हैं इतिहास की वो जानकारियाँ जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दी गई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।